नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई का 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। रचनाकार है विनय शर्मा जी। तो बच्चों, पहले हम रचनाकार का परिचय लेंगे। विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रही है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। आनंद का उद्गम अमरकंटक, यह उनका ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, यह उनका व्यंग्य साहित्य है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यह उनके यात्रा वृत्तांत है। अब हम कुछ गद्य संबंधी जानकारी लेंगे। तो बच्चों, इस पाठ की विधा है यात्रा वर्णन। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो इस पाठ में पात्र है, पहले उनकी जानकारी लेंगे हम। एक तो लेखक और लेखक का परिवार है, और दूसरा लेखक के साडू और उनका पूरा परिवार है। इस पाठ में वर्णन किया है गोवा की सुंदरता का यात्रा वर्णन, तथा गोवा इस पर्यटन स्थल की ओर देखने का नजरिया बदलने की कोशिश इस पाठ में लेखक ने की है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का पहला भाग देखेंगे। तो शुरू करेंगे बच्चों। हमारा 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। तो बच्चों, गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आते हैं। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साडू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर पहले ही हमें एक मुहावरा मिल जाता है, मन तरंगायित हो उठना। इसका अर्थ है मन उमंग से भरना। आबो हवा, यह नया शब्द है। आबो हवा का मतलब है जलवायु। खुद ब खुद यानी अपने आप, और साधु का मतलब है पत्नी की बहन का पति। तो इंदौर, खंडवा, यह हमें ठिकाने के नाम मिल जाते हैं गोवा की तरह। तो इस परिचित का अर्थ देखेंगे हम कि गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जब भी हम गोवा का नाम सुनते हैं तो मन में उमंग से उमड़ने लगती है, मन में उमंग भर जाती है, क्योंकि गोवा जो है बहुत ही सुंदर है। यहाँ की प्रकृति, जलवायु, जीवन शैली हो, हर एक पर्यटक को आकर्षित करती है। इसलिए हर एक पर्यटक खुद ब खुद गोवा की तरफ खिंचा चला जाता है। और ये देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद भी ये छोटा सा राज्य हर एक पर्यटक की दिल की धड़कन है। सिर्फ देश, हमारे स्वदेश के पर्यटक ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी गोवा राज्य में आते हैं, वहां की प्रकृति, आबो हवा, जीवन शैली को देखते हैं। इसलिए हर एक पर्यटक की दिल की धड़कन है। और यही कारण है कि लेखक भी गोवा को भेंट देना चाहते हैं। इसके लिए लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा चले आए हैं और
लेखक के साड़ू जो है वह खंडवा से सपरिवार शामिल हुए हैं। अब उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, तो आगे बढ़ेंगे अगले परिच्छेद की तरफ। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें नए शब्द मिल जाते हैं। उजास यानी उजाला, जूझना यानी टक्कर देना, निजात पाना, यह हमें मुहावरा मिल जाता है, निजात पाना यानी मुक्ति पाना। तो लेखक इंदौर से और उनके साड़ू खंडवा से गोवा सपरिवार यात्रा के लिए निकल पड़े थे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। गोवा एक्सप्रेस से लेखक गोवा में आ गए थे, तब तक उजाला हो चुका था। एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा और वो फटाफट टैक्सी में जाकर बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी और गोवा का वातावरण यहाँ पर दिया है। शीतल हवा के झोंकों से उनका मन प्रसन्न हो रहा था और जितनी भी यात्रा की थकान थी वह उस हवा के कारण, उस प्रसन्न हवा के झोंके के कारण मिट गई थी। लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का अपना ही एक आनंद होता है, क्योंकि जब जीवन में ढेर सारी समस्याएं आती है, उससे हम टक्कर दे रहे होते हैं, तो उससे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही होता है। और बदलते हुए वातावरण के कारण क्या हो जाता है, मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम भी मिल जाता है। इसलिए पर्यटन करना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अब अगला परिच्छेद। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बांटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ नए शब्द मिल जाते हैं। कस्बा, कस्बा यानी गांव। रिसोर्ट का मतलब है, यह अंग्रेजी शब्द है, विश्राम गृह। खाना पूर्ति यानी शिष्टाचार। सूट, यह भी अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है कमरा। नमी यानी आर्द्रता। चिपचिपाना यानी सीलन। हरितिमा का मतलब है हरियाली और तीखी का मतलब है प्रखर। तो देखेंगे इसका अर्थ क्या है। तो कुछ देर बाद लेखक की टैक्सी जो है मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक कस्बा स्थित है, बेनारियम नाम का। तो वहां पर एक रिसोर्ट में आकर वह टैक्सी रुक गई। और यह जो रिसोर्ट है, वह रिसोर्ट
लेखक ने पहले से ही बुक करके रखा हुआ था। इसलिए लेखक ने अपनी जितनी भी औपचारिक शिष्टता जो है वह पूरी कर दी और आराम करने के इरादे से लेखक, उनके साधु का परिवार सारे अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि कमरों से वह बाहर निकलते, लेखक हमें कुछ गोवा के बारे में बता देना चाहते हैं कि गोवा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यह है कि दरअसल गोवा राज्य जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक जो दक्षिण गोवा जिला कहा जाता है और दूसरा जो है वह उत्तर गोवा जिला कहा जाता है। और उसी के साथ साथ गोवा की राजधानी पणजी वो जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो मांडवी नदी की अगर खासियत देखी जाए तो यह जो नदी है काफी बड़ी है तथा वर्ष भर इसमें पानी रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण, समुद्र के नजदीक का प्रांत होने के कारण यहाँ मौसम जो है हमेशा उमस भरा रहता है, आर्द्रता से भरा रहता है। उसमें हमें नमी नजर आती है, हवा जो है नमी से भरी हुई, आर्द्रता से भरी हुई नजर आती है। शरीर भी चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यह जो इलाका है हरियाली से भरपूर है, इसलिए यहाँ पर मुंबई जितनी हमें सीलन नजर नहीं आती। फिर भी धूप थोड़ी यहाँ पर तीखी ही होती है, प्रखर ही होती है। अगला परिच्छेद। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने से पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। तो जो यहाँ पर हमें नए शब्द मिल जाते हैं। तट यानी किनारा, समेटे यानी बटोरना, रणभेदी यानी जोर की आवाज, युद्ध में जितनी आवाज आती है ना उतनी जोर की आवाज, धसना यानी फंसना, जुट जाना यानी किसी काम में तन्मयता से लगना। नियति का मतलब है भाग्य का लेखा। तो छात्रों, गोवा जो है सबसे खूबसूरत माना जाता है। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले रेत से बने हुए किनारे, उसके बाद महंगे होटल तथा उसकी एक अलग जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी अपनी एक अलग सांस्कृतिक विरासत भी वह समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो शाम का आनंद उठाने के लिए लेखक का परिवार बेनालियम बीच की ओर चल पड़ा।
तो बेनालियम बीच जो है वो बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है। दिन भर की थकान या फिर जितनी भी उमस भरी गर्मी हो, तो उस गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून महसूस होता है। तो रिसोर्ट से बीच की जो दूरी है वह 1 किलोमीटर की थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी ये जो दूरी थी वह तय हो नहीं पा रही थी। अरब सागर को देखने का भी उत्साह लेखक के मन में बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई देती है, और वो जो लहरों की आवाज थी, इतनी जोर आवाज वो समुंदर से आती थी कि लेखक वहां पर दौड़ पड़े। सड़क भी पीछे छूट गई, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रेत में जो है वह पैर धंसते जाते हैं। इसलिए सड़क छूटने के बाद रेत में दौड़ना जो है मुश्किल हो रहा था। पैरों को पूरी तरह से ताकत देकर उठा उठाकर वह भाग रहे थे। अंदर खूबसूरत समंदर देखते ही लेखक समंदर से जाकर लिपट गए, और एक और उनके बच्चे जो है वह रेत का घर बनाने में जुड़ गए। लेखक के बच्चे घर बना देते थे और लहर उनका घर तोड़ देती थी। जब तक दूसरी लहर आए तब तक बच्चे फिर से घर बना देते थे, और यही क्रम चलता रहा। तो ये सब देखकर लेखक ने अपने बच्चों से एक बात सीखी कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। शाम अब गहराने लगी थी। किनारे पर बैठकर यह गहराती शाम का आनंद लेखक ले रहे थे। मानो हर लहर कह रही थी कि बनने के बाद मिटना ही भाग्य होता है, और यही जीवन का असली सत्य भी होता है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र सहाय और भयावह दिखने लगा। यहाँ पर बच्चों में नए शब्द मिल जाते हैं। मंडराना यानी घूमना, सुस्ताना यानी आलस्य, आलसी हो जाना, सैलानी मतलब पर्यटक, विदा लेना मतलब रवाना होना, सहाय का मतलब है श्याम वर्ण, काला, भयावह मतलब डरावना। तो वही बेनालियम बीच पर लेखक ने एक और मजेदार दृश्य देखा। तो उस दृश्य में लहरों की आवाज के बीच में पक्षियों की टी की आवाज भी आ रही थी, और वही टी की आवाज सारे पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। तो दरअसल ये जो पक्षी है, वो पक्षी अपने साथ बहकर आई हुई मछलियों का शिकार करने के लिए बीच पर किनारे पर मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जब भी तेज हवा का झोंका आता है तो वह सीधी दिशा में उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। और इसी का फायदा उठाने के लिए कुत्ते भी इसी का इंतजार करते रहते हैं, और मौका मिलते ही कुत्ते उन पर झपट पड़ते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता नहीं मिल पाती।
और ये जो दृश्य था वहां का सबसे सुंदर दृश्य था, मनोरंजन करने वाला दृश्य था। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, ये सारे दृश्य जो है वह सैलानियों का अच्छा मनोरंजन वहां पर करते थे। तब तक शाम ढल गई थी, इधर सूर्य देवता भी ढलने लगे थे, और वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में समुद्र नहाकर एक नया चेहरा लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो गया। अब जो समुद्र उन्होंने वहां पर देखा था वह साय हो गया था, मतलब श्याम वर्ण हो गया था, और जो है समुद्र ज्यादा ही डरावना दिखने लगा था। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने यहाँ तक इस पाठ का अध्ययन किया है। अगला भाग जो है हम इस पाठ का दूसरी वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।